हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको विदित है, 1 फरवरी को आपका बजट, यूनियन बजट 2025 आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, राइट। जब हम यूनियन बजट 2025 के बारे में बात कर रहे होंगे और जब आपके सामने की पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो आपके सामने दोस्तों को जिस तरीके से टर्मिनोलॉजीज आ रही होंगी, रुपीज कम फ्रॉम, ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से रुपीज गोज टू रुपीज कहां जाता है, या फिर दोस्तों हम कहें कुछ इस तरीके से कि कितनी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कितनी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, कितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसी के साथ साथ कितना रिवेन्यू डेफिसिट है, कितना इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है, कितना फिस्कल डेफिसिट है। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज दोस्तों 90% होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं होती हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का वितर्क क्या है, ठीक है। तो आज के सेशन में आप लोगों के साथ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके साथ हम बजट का बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप लोगों के साथ सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको समझना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखनी है आपको, सो डैट कि जब बजट आए तो आपको बजट के बारे में ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट आपका क्लियर हो सके, ठीक। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे द्वारा यहां पर कंडक्ट करवाई जा रही हैं, उसके लिए आप इस चैनल को, इस पर्टिकुलर जो टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप हमारी एप्लीकेशन से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस कंटेंट, ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहली बात मेरे सामने आती है कि सर बजट क्या होता है। सबसे पहला ही शब्द मेरे सामने आता है कि बजट होता क्या है बेसिकली, ठीक। क्या आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहेंगे, यस और नो? एक बार मुझे जरूर बता दें कि हाँ सर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से चीजें समझना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट क्या है, व्हाट इज बजट बेसिकली? बजट क्या है दोस्तों? बजट को अगर हम बोले तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में इस नाम से नहीं मिलता, तो फिर किस नाम से मिलता है? तो याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल, तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, या वी कैन से इट वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। तो बजट क्या है? आर्टिकल 112 के तहत आपको देखने को मिलेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखें ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करता है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात करें तो वो आता है आप लोगों का अंडर आर्टिकल 202। जो राज्य सरकारों के बजट पेश किए जाते हैं वो आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 202 के अंतर्गत आपको आते हुए दिखेंगे। बात क्लियर सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बजट होता क्या है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से समझो। आप सबको पता है कि हमारा जो बजट है वो पेश कब किया जाएगा? वो पेश किया जाएगा 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। कौन से वित्त वर्ष के लिए किया जा रहा है? तो वित्त वर्ष के लिए किया जा रहा है 2025 और 2026 के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 और 2026 का वित्त वर्ष कब से कब तक रहेगा, तो आप सब जानते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमें देखने को मिलता है दोस्तों क्या? फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष, ठीक। ये हमारा दोस्तों वित्त वर्ष है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अब इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार क्या बताती है? सरकार बताती है क्या? सरकार यह बताएगी कि इस वित्त वर्ष में, ये जो वित्त वर्ष है, इसमें गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आएगा और सरकार पैसा कहां कहां खर्च करेगी। सिंपल शब्दों में कि भैया ये हमारा इस साल का 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा और हम पैसा कहां कहां खर्च करेंगे। अब मुझे ईमानदारी से बात बताएं सब लोग, सभी लोग आंसर करें, क्या इस वित्त वर्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या इसके आंकड़े मेरे पास हैं? क्या एक्चुअल आंकड़े हैं क्या? नहीं। मेरे पास कौन से आंकड़े हैं? ऑब्वियस बात है दोस्तों, मेरे पास एस्टिमेटेड आंकड़े होंगे। तो गवर्नमेंट दोस्तों इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है?
इसमें गवर्नमेंट एस्टिमेटेड, गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू है, क्या बोला मैंने, सरकार के जो अनुमानित राजस्व है, सरकार के अनुमानित राजस्व, सरकार के एस्टिमेटेड रिवेन्यू, एक तो इसकी चर्चा की जाती है कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होगी, और दूसरा होता है दोस्तों एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी सरकार आने वाले वित्त वर्ष में कहां कहां खर्चा करेगी, यानी कि हमारी सरकार का अनुमानित व्यय क्या होने जा रहा है, इसकी चर्चा दोस्तों हमारे बजट में की जाती है। ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल हुआ कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में क्या हो रहा है, तो बजट में सरकार आने वाले अनुमानित राजस्व, सरकार को कहां कहां से रिवेन्यू आएगा और सरकार कहां कहां खर्चा करेगी, इसकी बात की जाती है। क्योंकि दोस्तों ये एनुअली है, यानी कि एक वित्त वर्ष की बात कर रहा है और ये एक तरीके का वित्तीय विवरण है, इसलिए इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि सरकार आने वाले राजस्व की बात कर रही है, अनुमानित राजस्व, सरकार आने वाले अनुमानित व्यय की बात कर रही है। लेकिन मेजर क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो ये बनेगा, भाई सब लोग ध्यान से सुनो, कि भैया एक्चुअल में बजट होता क्या है, किस चीज की चर्चा हम यहां पर करेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझते हैं और हम देखते हैं कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होती है और सरकार को व्यय कहां कहां करती है। इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को अभी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्लास भले से लंबी रहे, बट ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सब कुछ यहां पर पढ़ाया जा रहा है बजट से रिलेटेड, कि आने वाले टाइम में बजट आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ऐसा ना हो कि बजट से क्वेश्चन पेपर में आए और आप ना कर पाए। 100% आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे। तो एक बार कमेंट में सभी लोग आंसर कर दें, यस बोल दें, क्या आप वास्तविकता में सीखना चाहते हैं पूरा बजट, कि आपके टिप्स पे आ जाए, आप उंगलियों पर 1 फरवरी को जब बजट में आपको एनालिसिस करवा रहा हूं तो आप मुझसे पहले आंसर कर सकें, चाहते हैं नहीं चाहते। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग यस बोल दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस बोल दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं बजट की बात करता हूं तो याद रखें, बजट में मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला दोस्तों कि गवर्नमेंट के हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति कहां से होगी, और दूसरी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां करेगी। साथियों एक बात ध्यान रखें, सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो 2 स्रोतों के माध्यम से होती है। एक होते हैं जिसको बोलते हैं हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोला जाता है दोस्तों, याद रखें, इसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। एक तो गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू की प्राप्ति होती है वो राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से होती है, और दूसरे होती है दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स, या इसको यूं कहें, इसको बोलते हैं पूंजी प्राप्ति। क्या बोलते हैं, सरकार को पूंजी प्राप्ति के सोर्स, सरकार को पूंजी प्राप्ति कहां कहां से होती है उसके बारे में आप लोगों को यहां पर पता लगेगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों मेरी सरकार के, ठीक है, मेरी सरकार के याद रखें, गवर्नमेंट खर्चा कहां कहां करती है, इसके भी 2 स्रोत होते हैं। जो मेरी गवर्नमेंट है दोस्तों वो 2 जगह खर्चे करती है। एक मेरी गवर्नमेंट खर्चा करती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहां खर्चा करती है, इसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसको बोलते हैं दोस्तों राजस्व व्यय। क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। और एक मेरी गवर्नमेंट खर्चा करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसको दोस्तों बोलते हैं पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं, पूंजी व्यय। 2 जगह मेरी सरकार खर्चे कर रही है और 2 जगह दोस्तों मेरी सरकार क्या कर रही है, राजस्व की प्राप्ति कर रही है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये रिवेन्यू प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। सर पहले इसको हमें आसानी से समझा दीजिएगा। देखो मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो जिंदगी भर आप ये नहीं भूलने वाले कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 2 चीजें याद रखो, एक याद रखो एसेट्स और एक याद रखो लायबिलिटी। क्या बोला, एक याद रखो एसेट्स और एक याद रखो लायबिलिटीज। क्या इसको बोलते हैं परिसंपत्तियां, ठीक है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। एक चीज मुझे बताइए आप लोग, जितना भी मेरे पास आज की डेट में सोना चांदी बंगला कुछ भी है, पैसे वगैरह जो कुछ है वो मेरी एसेट्स है, ठीक।
और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी क्लास में मान लीजिए हमारे बच्चों से, मैंने 5 बच्चों से 1-1 लाख रुपए यहां पर कैरी कर लिए। मैंने कहा 5 बच्चों से बेटा लाओ 1-1 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है। तो जब मैं 5 बच्चों से कह रहा हूं कि मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो, तो क्या मेरे पास 5 लाख रुपए की उधारी हुई नहीं हुई? क्या मेरे के ऊपर 5 लाख की लायबिलिटी है? नहीं। क्या मुझे 5 लाख की लायबिलिटी ये बाद में चुकानी है? नहीं चुकानी, चुकानी है ना। 1-1 लाख रुपए की लायबिलिटीज आपको, यानी कि 5 लाख की लायबिलिटीज बाद में चुकानी होंगी। बात समझ रहे हैं सब लोग? दोस्तों एक चीज याद रखें, सभी लोग यहां पर बहुत ध्यान से समझें। जब भी कभी हम बजट में बात करते हैं, जब भी कभी बात करते हैं, तो 2 चीजें हैं। क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे, सब लोग ध्यान से समझो, अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच दूं, अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच दूं, अपनी एसेट्स को मैं कम कर दूं, तो क्या मुझे रिवेन्यू प्राप्त होगा? नहीं होगा। भाई मेरे पास गुड़गांव में एक फार्म हाउस था, 5 करोड़ रुपए का, मैंने उसको बेच दिया, मैंने अपनी एसेट्स को कम कर दिया। जब मैंने अपनी एसेट्स को कम किया तो उससे मुझे रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है, बोलो, हो रहा है। तो दोस्तों जब भी कभी मुझे रिवेन्यू मिलेगा, तो मुझे कब मिलेगा रिवेन्यू? जब मैं अपनी एसेट्स को क्या करूंगा? कम करूंगा। पहला पॉइंट। दूसरी बात, मुझे रिवेन्यू की प्राप्ति एक तरीके से और हो सकती है। मेरे पास एक तरीके से पैसा और आ सकता है। कैसे? मैंने कहा 5 बच्चों से मैंने पैसा उधार ले लिया, मैंने कहा भाई आप भी दे दो 1 लाख रुपए, आप भी दे दीजिएगा। तो मैंने 5 लोगों से 5 लाख रुपए ले लिए, तो मेरे पास रिवेन्यू तो आया ना, लेकिन इस रिवेन्यू से मेरे ऊपर जो कर्जा है, मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है, वो बढ़ेगी घटेगी? तो याद रखिए दोस्तों, मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है, मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है, जो मेरे ऊपर कर्जा है, वो बढ़ेगा। तो रिवेन्यू आने के 2 स्रोत हैं, या तो एसेट्स कम करके आएगा या लायबिलिटीज बढ़ाकर आएगा। ठीक, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर के केस में, अगर दोस्तों मैं खर्चा करूं, मान लो मैं कल की डेट में कोई खर्चा कर रहा हूं, मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए और 5 करोड़ रुपए का मैंने एक फार्म हाउस ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूं तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ रही है, घट रही है? ईमानदारी से बताओ। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ेगी या घटेगी? तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, इस एक्सपेंडिचर से मेरी जो एसेट्स होगी वो क्या करेगी? बढ़ेगी। भाई मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर, 10 करोड़ खर्च कर दिए, एक एसेट्स ले ली, है ना, एक मकान ले लिया, तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ी। और अगर दोस्तों जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है, मैंने 5-10 लोगों से कर्जा लिया था, अब मैं खर्चा कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास पैसे हैं, मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं और मैं उनका कर्जा चुका रहा हूं। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो इससे मेरी लायबिलिटीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों मेरे ऊपर जो दायित्व है वो कम होंगे नहीं होंगे? मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज है वो कम होगी नहीं होगी? होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिंपल शब्दों में, कि अगर मैं अपनी एसेट्स को कम करता हूं और अपनी लायबिलिटीज बढ़ाता हूं तो मुझे रिवेन्यू की प्राप्ति होती है, और अगर मैं अपनी एसेट्स बढ़ा रहा हूं और लायबिलिटीज कम कर रहा हूं तो ये केस कब है? जब मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जब मैं कोई व्यय कर रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई बात में दिक्कत हो तो जल्दी से पूछिए, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, कोई समस्या? पक्की बात, समझ में आ गई बात? पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दोस्तों, जहां पर भी आपको रिवेन्यू वर्ड देखने को मिले, याद रखें इस पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज, जहां पर भी रिवेन्यू आपको देखने को मिले उस पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जहां पर आपको रिवेन्यू देखने को मिले वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? जहां पर भी आपको रिवेन्यू देखने को मिले वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बात ध्यान रखें। बात क्लियर सबको? अब आइए मेन कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि हमारी सरकार के रिवेन्यू रिसिप्ट्स के सोर्स कौन कौन से हैं। मेरी सरकार को राजस्व प्राप्तियां कहां कहां से होती हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। और ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली हम बजट में इन चीजों की चर्चा करते हैं कि इतनी हमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स हुई, इतनी नहीं हुई। तो सबसे पहले अगर मुझे राजस्व प्राप्तियां पता करनी हो मेरी सरकार को कहां कहां से राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आता है ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं, जितने भी प्रकार के कर हैं, सभी प्रकार के करों से जो मुझे आय प्राप्त होती है वो मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ,
कि जब मुझे टैक्स से इनकम प्राप्त हो रही है तो क्या इसमें मैंने अपनी एसेट्स कम हो रही हैं? इसमें क्या मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स कम हुई? क्या मैंने किसी से कर्जा लिया? नहीं लिया ना। तो क्या रिवेन्यू रिसिप्ट्स पर एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। दूसरा दोस्तों याद रखेंगे, दूसरी सरकार को रिवेन्यू की प्राप्ति होती है इनकम फ्रॉम पीएसयू। जो मेरी गवर्नमेंट है दोस्तों, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जितने हमारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, उनकी जो आय होती है पीएसयू की, ठीक है, उसकी आय से जो पैसा मेरी गवर्नमेंट के पास आता है वो सरकार के राजस्व प्राप्तियों में जाता है, सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट्स में जाता है। ठीक इसी तरीके से मेरी गवर्नमेंट कई तरीके की फीस लेती है, कई तरीके की गवर्नमेंट दोस्तों फाइन लगाती है। मेरी गवर्नमेंट कई तरीके के लाइसेंस के पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो इन सब से जो पैसा सरकार के पास आता है, ये एक तरीके की सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक इसी तरीके से दोस्तों मेरी गवर्नमेंट को कहीं से कोई गिफ्ट मिला, कोई किसी गवर्नमेंट ने या किसी मान लो किसी भी सरकार ने मान लो भारत सरकार को गिफ्ट दे दिया, या हमें कहीं से कोई अनुदान मिला, कोई गिफ्ट मिला या कोई ग्रांट मिली, किसी भी तरीके का उपहार या किसी भी तरीके का अनुदान अगर मेरी सरकार को मिल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी तरीके का उपहार और किसी भी तरीके का अनुदान ये किस रूप में आपको देखने को मिलेगा? तो याद रखें दोस्तों, ये अपने आप में एक तरीके से सरकार की रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत जाएगा, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? इसी तरीके से याद रखें, मेरी गवर्नमेंट ने कई सारे लोन बांट रखे हैं। क्या बांट रखे हैं? लोन बांट रखे हैं। तो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बहुत ध्यान से समझे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, हमारी सरकारों ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो लोन बांट रखा है, उससे लोन से हमारी गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है। तो जो वो ब्याज का पैसा है दोस्तों, जो ब्याज आ रहा है, वो हमारी सरकार की राजस्व प्राप्ति है। क्या मैंने अपनी एसेट्स कम करी? नहीं करी ना। क्या मैंने अपना कर्जा बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। मेरे पास जो लोन मैंने सरकारों ने दिए हैं, जैसे आपने किसी से लोन लिया तो आप उसका इंटरेस्ट पे करते नहीं करते? करते हैं। इसी तरीके से हमारी सरकार से किसी ने लोन लिया तो उसका भी तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और जो उसका इंटरेस्ट होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में सरकार की जाता हुआ आप लोगों को दिखता है। ठीक एक होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एस चीट। क्या बोलते हैं? एस चीट। एस चीट का मतलब होता है राजगामी परिसंपत्तियां। क्या बोलते हैं इनको? राजगामी परिसंपत्तियां। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं साथियों, राजगामी परिसंपत्ति वो संपत्ति होती है जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन पर क्लेम करने वाला कोई नहीं है। तो जितनी भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज हैं वो दोस्तों आप लोगों की एस चीट होती हैं, याद रखें। और इससे भी हमारी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। और यह किस तरीके का राजस्व है? तो याद रखें, ये अपने आप में रिवेन्यू रिसिप्ट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोस्तों एक चीज याद रखें, जो सरकार की राजस्व की प्राप्तियां हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक डिवाइड करूंगा टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी होती है मेरी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी होती है? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। इसको बोलते हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। गैर कर राजस्व प्राप्तियां। अब मुझे ईमानदारी से बता दें सभी स्टूडेंट आंसर बता दें कि इसमें से अगर मैं इसको नंबर करूं, जरा नंबरिंग ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा नंबर मेरा टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा और कौन से नंबर मेरे नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, नंबर 1 यानी कि सभी प्रकार के कर, ये मेरे टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएंगे। और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो 2 से लेकर 6 तक जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सभी मेरी सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। याद रखें, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, वो रिसिप्ट्स हैं, वो प्राप्तियां हैं, वो यहां पर रिसीवेबल्स हैं जो मेरी गवर्नमेंट को टैक्स के बिना प्राप्त हो रहे हैं, जो टैक्स के बिना गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। ठीक, तो आपने क्या समझा कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है ये वो प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की, आप किसी भी केस को देख लो, क्या किसी भी केस में गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही हैं? नहीं हो रही ना। क्या किसी भी केस में गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटी ली, किसी से उधार लिया पैसा? नहीं लिया। तो इस केस में यानी कि वो एसेट्स
दोस्तों वो प्राप्तियां जिसमें ना गवर्नमेंट की एसेट्स ना लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैंने आपको यहां पर भी यही बताया था, क्या बताया था कि जहां पे भी रिवेन्यू देखो वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ना एसेट्स कम होती हैं और ना लायबिलिटीज गवर्नमेंट की बढ़ती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार सब लोग वाई लिख दो जल्दी से, तेजी के साथ। तो मैंने क्या पढ़ाया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स मेरी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक हो गई मेरी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ये वाला पॉइंट आप लोगों को सबको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, एक बार सब लोग बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पेपर में यहां से प्रश्न 100% आपके प्रश्न बनते हैं और जिसने ये समझ लिया उसको बजट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार सब लोग वाई लिख दें जो चीजें अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? चलो अब दोस्तों आते हैं हम बजट के दूसरे एलिमेंट पे, और इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजी प्राप्तियां। मेरी सरकार को कैपिटल रिसिप्ट कहां कहां से होती हैं? मेरी सरकार को एक जो रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से भी हो रहा है। वो कौन कौन सी है, जरा आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखें, अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करता हूं तो इसमें नंबर 1 पर आती है मेरी डेट कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी आती है? डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, या मैं इसको बोलता हूं ऋण पूंजी प्राप्ति। क्या बोलता हूं? ऋण पूंजी प्राप्तियां। अब देखो, जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे थे तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में आप देखेंगे ये वो प्राप्तियां होंगी जिसमें मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही होंगी और मेरे गवर्नमेंट की या फिर लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी, मेरे गवर्नमेंट पर दायित्व बढ़ रहे होंगे। तो आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम डेट कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा बोरोइंग्स। दोस्तों मेरी गवर्नमेंट ऋण लेकर, कैसे? ऋण लेकर बोरोइंग कर कर क्या करती है? पैसा यहां पर प्राप्त करती है। सरकार दोस्तों जो बोरोइंग करती है वो दो तरीके से करती है। एक गवर्नमेंट बोरोइंग करती है इंटरनल, और एक मेरी सरकार बोरोइंग करती है और ऋण लेती है बाहर से एक्सटर्नल। आंतरिक ऋण जो लिया जाता है वो देश के अंदर से ही लिया जाता है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेगी या फिर पब्लिक से लेगी। अब ये पब्लिक बोरोइंग क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड सुने होंगे, जैसे एनएससी, केवीपी। लेट सपोज मैं आपसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, एनएससी। एनएससी एक तरीके का क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड है, मानते हैं? अगर एनएससी एक तरीके का गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इसमें एक चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है, इसमें आपको पता होगा 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्प्ट होता है, पोस्ट ऑफिस जारी करती है। अब इसमें मान लो 10 लाख रुपए आपने 10 लाख की एनएससी ली, इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, एनएससी का एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। तो क्या 5 साल के लिए आपने अपना पैसा गवर्नमेंट को दिया? नहीं दिया। भले से आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलकर वो पैसा बाद में वापस मिलेगा, लेकिन 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट ने एक तरीके से पब्लिक से बोरोइंग करी, नहीं करी, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पब्लिक बोरोइंग। तो मेरी गवर्नमेंट क्या करती है? दो तरीके से बोरोइंग करती है, एक इंटरनल बोरोइंग करती है और एक मेरी गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग करती है। क्या करती है? इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग करती है। इंटरनल बोरोइंग आरबीआई और पब्लिक से करती है, और अगर हम एक्सटर्नल बोरोइंग की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखें ये करती है किससे? आईएमएफ से, और किससे करती है? जैसे वर्ल्ड बैंक से कर लिया, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बोरो कर लिया, और या फिर किसी फॉरेन कंट्री से, किसी विदेश दूसरे देशों से हमारी गवर्नमेंट ने कई बार पैसा बोरो कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर मैं बोरोइंग की बात करूंगा तो क्या ये ऐसी प्राप्तियां हैं, ये ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिससे मेरी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। तो दोस्तों ये वो रिसिप्ट्स है जिससे मेरे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? ये वो रिसिप्ट्स हैं जिससे मेरे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, और उससे जो प्राप्ति हो रही है वो मेरी क्या है? डेट कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट्स में एक दूसरा टाइप भी होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि मेरी सरकार की गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। ये वो पूंजी प्राप्तियां हैं जिसमें गवर्नमेंट बोरो नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा आता है, गवर्नमेंट को
रिवेन्यू आता है, जैसे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट, अगर आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन को प्रदर्शित करता है। जब कभी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्रों में कन्वर्ट किया जाए तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और उसी का एक एलिमेंट आपको देखने को मिलता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश का मतलब है कि जो हमारी सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयूज वगैरह है, मान लीजिए ये अपनी कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डिंग मान लो पब्लिक को ऑफर करें, ये अपनी शेयर होल्डिंग से एक तरीके से, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 100% में गवर्नमेंट हूं, मैं 40% पब्लिक के लिए मैंने अब क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी 40% जो मेरी इक्विटी है एक तरीके से मैं अपने 40% शेयर्स को बेच रहा हूं, मान लो पब्लिक को बेच रहा हूं, तो 40% जो मैं पब्लिक को बेच रहा हूं उससे मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मेरी गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को कम करके, अपनी परिसंपत्तियों को कम करके पैसा प्राप्त कर रही है। इस वाले केस में गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही है नहीं हो रही, बताइए, हो रही है भाई। गवर्नमेंट अपनी एसेट्स, भाई रेलवे है मान लो, कल की डेट में कोई एयर इंडिया है, अब वो प्राइवेट हाथों में चला गया मान लो, या उसके शेयर्स बिके, तो उसके शेयर्स जो बिके तो एयर इंडिया अपना जो शेयर्स हैं वो उसमें कम कर रही नहीं कर रही, उसमें वो विनिवेश कर रही नहीं कर रही, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही नहीं चाह रही है। तो इसको ध्यान रखते हैं, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, दूसरी चीज याद रखें, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकवरी ऑफ लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं दिए गए ऋणों की वसूली। क्या बोलते हैं, दिए गए ऋणों की वसूली। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है, दिए गए ऋणों की वसूली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, सब लोग एक चीज को नोट करके चलें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनें। जब भी कभी एक चीज याद रखें, एक पहले मैं बैंक के केस में आपको बताता हूं। देखो, बैंक जो होती हैं, जब वो कोई लोन देती हैं किसी को, बैंक जब किसी को लोन दे रही हैं तो जो लोन होता है वो बैंक के लिए एक एसेट्स का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एक एसेट का कार्य करता है। ठीक, इसी तरीके से गवर्नमेंट कोई लोन दे रही है तो वो बैंक हमारी सरकार के लिए एक एसेट का कार्य करता है। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि जो मैंने लोन किसी को दिए थे उसकी मैंने पूरी की पूरी रिकवरी कर ली। मैंने किसी को 2 करोड़ का लोन दिया और 2 करोड़ की रिकवरी मैंने कर ली। तो जो मैंने, मेरी जो एसेट्स हैं, भाई मैंने लोन को एक एसेट माना और अब उसको मैंने रिकवर कर लिया, तो मेरी एसेट्स कम हुई नहीं हुई, उससे मुझे प्राप्त हुई नहीं हुए, पैसे प्राप्त हुए, मुझे रेवेन्यू मिला। यस, तो दोस्तों याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, पूंजी प्राप्तियां, वो ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम होती हैं और गवर्नमेंट पर लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में, कोई दिक्कत? तो हम जब 1 फरवरी को बजट देख रहे होंगे, 1 फरवरी के बजट में ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फीड हो जाएगा, ये मेरा वादा है, अगर आप ध्यान से इस सेशन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं गवर्नमेंट खर्चा कहां कहां करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां करती है। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखें गवर्नमेंट एक खर्चा करती है जिसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय। और मैंने आपको बताया कि जहां पर भी एसेट्स लिखा हो, रिवेन्यू लिखा हो, उस पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे जिनसे ना तो सरकार की एसेट्स बढ़ेंगी और ना सरकार की लायबिलिटीज कम होंगी, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चे ना जिससे सरकार की एसेट्स बढ़े ना सरकार की लायबिलिटीज कम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, हमारी सरकार अच्छा खासा राजस्व व्यय करती है हर साल। जैसे मेरी गवर्नमेंट दोस्तों एक्सपेंडिचर करती है किसके ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर। करती है नहीं करती? मेरी सरकार दोस्तों हर साल स्कॉलरशिप बांटती है।
हर साल छात्रवृत्ति वगैरह बांटती रहती है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप पर किया गया जो पैसा दिया जा रहा है, क्या इससे मेरी सरकार की एसेट्स बढ़ रही है? क्या सरकार की इससे लायबिलिटीज कम हो रही हैं? सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो मेरी गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बांटती है बांट रही है। मेरी गवर्नमेंट दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस बांटती है, बेरोजगारी भत्ते बांटती है। आप देखो इसमें सरकार की ना कोई एसेट्स बढ़ रही, ना सरकार की कोई लायबिलिटीज कम हो रही। ठीक, मेरी सरकार दोस्तों सब्सिडी दे रही है सब्सिडी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडी देती है। क्या इससे मेरी सरकार की एसेट्स कम हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार पे। हमारी सरकार दोस्तों आपको पता होगा, जो हमारे देश के डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उन पर पैसा खर्च किया जाता है। अगर दोस्तों कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मान लो कोई भी डिस्प्यूट ना हो, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो हमारे लोग शांत बैठे, लेकिन डिफेंस पर्सनल्स के ऊपर सियाचिन वगैरह पर जो है उससे हम पे पैसा खर्च होता है। बट याद रखें इससे मेरी गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स बढ़ रही, ना मेरे गवर्नमेंट की किसी तरीके की लायबिलिटी जिससे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। बात समझ आ रही है सब लोगों को क्या बोला जा रहा है? ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करती है। अभी आपने देखा महाकुंभ में भगदड़ मची, कितना ज्यादा दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार ने पैसा खर्च किया है, आप सब समझ सकते हैं, है ना। क्या इससे मेरी सरकार की एसेट्स बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। क्या इससे मेरी सरकार की कुछ लायबिलिटीज कम हुई? कुछ कम नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है ग्रांट्स टू स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारी जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को क्या देती है? अनुदान देती है, ग्रांट्स देती है। राज्यों को क्या दिया जाता है दोस्तों? अनुदान दिया जाता है। राज्य को क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स टू स्टेट दी जाती है। और ये जो ग्रांट्स दी जा रही हैं, इससे ना सरकार की एसेट्स बढ़ती, ना दोस्तों लायबिलिटीज कम होती। ठीक, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरेस्ट पेमेंट। हमारी सरकारों ने जो लोन लिया हुआ है उसका हम ब्याज का भुगतान करते हैं दोस्तों। आप में से कई बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर हमने कोई लोन लिया है मान लीजिए, और हम उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी लोन हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी लोन हमने लिया, मान लो कोई भी लोन लिया हमारी गवर्नमेंट ने, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कभी भी दोस्तों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही शामिल किया ही जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं किया जाएगा। क्यों? समझो ध्यान से। लोन तो दोस्तों अपनी जगह पर बना हुआ है। मान लो मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, तो वो लायबिलिटीज मेरे ऊपर बनी हुई है। अब उसका मुझे इंटरेस्ट और देना है, तो वो खर्चा भी तो है ना। अब वो खर्चा ऐसा है कि उसमें मेरा लोन नहीं चुका रहा हूं मैं पूरा का पूरा, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं उसका। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट जितने भी हम लोन के देते हैं वो सब हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखें। ठीक, बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये दोस्तों मेरे होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सब में देखो, किसी में भी सरकार की कोई एसेट्स बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या सरकार की कोई लायबिलिटीज कम हुई? नहीं हुई। तो ऐसे सभी जो खर्चे हैं वो हमारी सरकार के किसके अंतर्गत जाएंगे? याद रखें, ये हमारी सरकार के सारे राजस्व व्यय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट और यहां पर जो आखिरी हमारा यहां पर एक टर्मिनोलॉजी है, डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय, कई जगहों पर आप इसको सुनेंगे कैपेक्स। क्या सुनते हैं? कैपेक्स, कि हमारी गवर्नमेंट ने कितना पूंजीगत व्यय किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, कैपेक्स की बात करते हैं, तो कैपेक्स बेसिकली क्या है? कैपेक्स वो है जिसमें हमारी सरकार की एसेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज कम हो रही हैं। ऐसे सभी खर्चे जिससे मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़े और मेरी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो, ऐसे सभी खर्चों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कैपेक्स बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुने दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। कहां करती है एक्सपेंडिचर? कोई बताएगा? मेरी गवर्नमेंट दोस्तों, आप रोज देखते हैं हमारी सरकार रोड्स पर पैसा खर्च करती है
हमारी सरकार दोस्तों डैम्स, या इसको मैं ऐसा बोल दूं, मेरी गवर्नमेंट पब्लिक वर्क पर पैसा खर्च करती है, लोक निर्माण पर। लोक निर्माण में सरकार रोड्स पर पैसा खर्च कर रही है, डैम्स पर पैसा खर्च कर रही है। गवर्नमेंट दोस्तों ब्रिजेस बना रही है, पुल बना रही है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, गवर्नमेंट दोस्तों मेट्रो बना रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर रही है। गवर्नमेंट दोस्तों स्कूल्स बना रही है। अब ये जो खर्चे किए जा रहे हैं, क्या इससे मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई मेरे गवर्नमेंट्स के पास जो भी एसेट्स हैं वो इन सब खर्चों से बढ़ेगी। रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल, मेट्रो, स्कूल्स, इन सब से मेरी गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है? एसेट्स बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं सब लोग? और वहीं पर दूसरे खर्चे कौन से हैं? जैसे मान लो मेरी गवर्नमेंट ने कोई डिफेंस इक्विपमेंट पर पैसा खर्च किया, मेरी सरकार ने कोई रक्षा उपकरण बनाया, मान लो हमने दोस्तों कोई गन मंगवाई, हमने राफेल मंगवाए, हमने कोई एयरक्राफ्ट मंगवाए, हमने कुछ मान लो सबमरीन्स मंगवाई। अगर मैं इन सब पर खर्चा कर रहा हूं तो क्या इससे मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे सरकार के खर्चे जिससे मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती हो, ये खर्चे वाकई में फ्रूटफुल होते हैं। ये खर्चे वाकई में क्या है? फ्रूटफुल हैं। नेचर में कैसे हैं? प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि इन्हीं से तो देश चलेगा आगे। समझ रहे हैं? और इसी के साथ साथ दोस्तों तीसरे तरीके के खर्चों की अगर मैं चर्चा करूं इसके अंतर्गत, तो मेरी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है किसमें? ऑन दी पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। भाई आपको पता होगा जितना लोन हमने लिया उसका पूरा का पूरा पेमेंट मेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। ठीक, हमने कहीं से लोन लिया, मान लो हमने 200 करोड़ का लोन लिया और हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, तो ये एक तरीके का कैपेक्स है। क्यों? इससे क्योंकि दोस्तों मेरी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या हुई हैं? कम हुई हैं। इससे मेरे देश के ऊपर जो दायित्व थे वो क्या हो गए? कम हो गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज एक्सपेंडिचर्स, तो इन एक्सपेंडिचर की विशेषता है कि ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़े और लायबिलिटीज कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेक्स। ऐसे खर्चे दोस्तों जिससे मेरी गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़े और लायबिलिटीज क्या हो? कम हो, उसका प्रभाव ही ना पड़े। ना भाई, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखें। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव ना पड़े तो उसको राजस्व व्यय, और एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रभाव पड़े तो दोस्तों इसको कैपेक्स बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात क्लियर? अब मैं आपको बजट में होता क्या है जरा वो समझा दूं, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। दोस्तों इस तरीके से एक पिक्चर आएगी आपके पास 1 फरवरी को, ठीक है, और इस पिक्चर में आप देखेंगे एक रुपीस बन रहा होगा, 1 रुपए का सिक्का। ये क्या है? 1 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए का सिक्का इक्वल टू 100 पैसे, या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हो गया मेरा 1 पैसा। 100 पैसे इक्वल टू 100%, यानी कि 1 पैसा इक्वल टू 1%। इस तरीके से मान लो। ठीक, तो कई बार होता है कि रुपीस बन रहा होता है, उसमें आप लोगों का कई बार पैसे दे रखे होते हैं, 17 पैसे, 4 पैसे, 1 पैसा, 9 पैसा, या कई बार आप लोगों को परसेंटेज दे रखी होती है। इसमें 2 चीजें होती हैं दोस्तों। क्या? गवर्नमेंट ये बताती है कि रुपया कहां कहां से आया, रुपीज कम्स फ्रॉम। तो यहां पर गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है? कि गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को रेवेन्यू कहां कहां से, राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होगी। बात ठीक है? और अगर हम बात करते हैं रुपीज गोस टू, इसका मतलब है कि मेरी गवर्नमेंट जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर कहां कहां करेगी, मेरी सरकार व्यय कहां कहां करेगी, और मेरी गवर्नमेंट को रेवेन्यू की प्राप्ति कहां कहां से होगी। बात समझ में नहीं समझ में आई? ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो, जितना भी मैंने पढ़ाया आप सबको सब आता है। अब देखो कैसे आता है। इनकम टैक्स, आयकर, जो लोग अपनी आय पर टैक्स देते हैं, इनकम पर टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। बताया था आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, तो देखो इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, किसी भी चीज के प्रोडक्शन पर लगने वाला कर क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, 5% एक्साइज ड्यूटी आ रही है। जीएसटी और अदर टैक्सेस से गवर्नमेंट को 18% मिल रहा है। 17% दोस्तों आप देखोगे तो गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन टैक्स से मिल रहा है। 4% मेरी गवर्नमेंट को कस्टम से मिल रहा है, 4% यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उससे मिल रहा है। मेरी गवर्नमेंट 27% दोस्तों बोरोइंग कर रही है और सरकार के ऊपर अदर दायित्व हैं, यानी कि मेरी सरकार 27% का बोरोइंग और अन्य दायित्व लेकर बैठी हुई है।
मेरी सरकार को गैर कर राजस्व प्राप्ति 9% है और मेरी सरकार को दोस्तों 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है। अब जितने भी बच्चों ने क्लास ली है स्टार्टिंग से, मुझे बता दो इसमें कोई भी टर्म ऐसी हो जो आपको ना आती हो तो मुझे बताओ। सब टर्म आती नहीं आती? ये सारे आप लोगों के क्या हो गए, ये सारे के सारे आप लोगों के हो गए टैक्स, ये सारे क्या हो गए आपके टैक्स। टैक्स का चैप्टर क्योंकि आपको डेप्थ में नहीं पता तो ये टैक्स से आपके हर तरीके के टैक्स हो गए। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पर लगने वाला टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स आप सबको पता ही है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी के नेट प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स, ठीक है। कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको निगम कर बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि अगर आप कोई भी अपनी सीमाएं पार, मतलब एक जैसे आप बाउंड्री देश की होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। और ये बाकी आप समझ गए, बोलो जल्दी से, क्लियर हुई बात? तो ये दोस्तों हमारा रुपीज कम फ्रॉम इस तरीके से बजट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप रुपीज बता देंगे कहां से पैसा आया। ये पिछले साल का है, इस साल का हम बाद में देखेंगे जब बजट आएगा एक्चुअली। इसी तरीके से दोस्तों हमारी सरकार का खर्चा कहां कहां होता है, ठीक। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक है सब्सिडी, सब्सिडी पे सरकार पैसा खर्च करती है। डिफेंस पर सरकार 8% खर्च कर दिया सरकार ने पिछली बार। 19% का मेरी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। 4% सरकार का पेंशन में खर्चा हुआ, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर गवर्नमेंट के 9% रहे, यानी कि वित्त आयोग को और जो अन्य ट्रांसफर किए गए वो 9% का खर्चा उसमें आया। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो स्टेट के शेयर्स रहे ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये दोस्तों 21% रहे। तो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस हमारा 21% रहा। याद रखें स्टेट का शेयर्स की यहां पर बात कर रहे हैं। अब आपके सामने दो टर्म आई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, कोई बताएगा आप में से क्लास में? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है दोस्तों जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जल्दी से बताओ जरा, एक बार तेजी के साथ आंसर करो। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर है। यस दोस्तों, याद रखिएगा अगर आपसे कोई भी कभी पूछे इसके बारे में तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पूरा का पूरा जो फंडेड है वो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और जो आप लोगों की सेंट्रली सेक्टर स्कीम स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, ये आपकी एक तरीके से फंडेड होती हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इंप्लीमेंट करता है राज्य सरकारें। ये बेसिकली हमारी स्टेट लिस्ट के मैटर में है, ये हमारी यूनियन लिस्ट के मैटर में है। यानी कि अगर स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है, राज्य सरकारें इंप्लीमेंट कर रही हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसमें कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट भी दे देती हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, याद रखें। तो दो तरीके की स्कीम्स में गवर्नमेंट कम से कम 24% पैसा खर्चा कर रही है, आप सोच लो। और स्कीम्स में अगर पैसा खर्च किया जा रहा है तो इसका मतलब ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाकर यहां पर पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे क्या निकलते हैं कि कहां कहां से खर्चा आया, कहां कहां खर्चा हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आइए मैं आप लोगों को बजट का एक प्रैक्टिकल मुआयना करवाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझें। चलो आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से समझना तेजी के साथ, ठीक है, बहुत तेजी से समझना सब लोग। अगर मैं बात करता हूं तो बिफोर 1987-88 की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले जो ये खर्चे हम बता रहे हैं ना, दो तरीके के खर्चे मैंने आपको बताए, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल।
तो इसमें दो तरीके के खर्चे हुआ करते थे पहले। एक को हम बोलते थे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान से समझें। एक खर्चे हुआ करते थे जिसको बोलते थे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और एक हुआ करते थे दोस्तों नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एक होते थे गैर विकासीय व्यय और एक होते थे विकासीय व्यय। याद रखें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नेचर में कैसे होते थे, प्रोडक्टिव होते थे। यानी कि आज की डेट में जो हम खर्चे, वो खर्चे जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़े और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो। तो पहले जो हमारा आज की डेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पहले डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना करते थे। और गैर विकासीय व्यय दोस्तों किसको बोलते थे, याद रखें, ऐसे व्यय जो प्रोडक्टिव नहीं है नेचर में। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, जिससे ना गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो रही। ऐसे व्यय सारे कैसे होते थे, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखें, ठीक। अरे बोलो, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछना जरूर है। कभी आप चीजें पूछे ही ना, ठीक है। अगर पूछेंगे नहीं तो चीजें समझ में कैसे आएंगी। सबसे बड़ा सवाल है, जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लो। इसलिए मैं आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप बजट पढ़ें तो ये ना कहें दोस्तों सर कि हमें समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो, अब क्या होता है दोस्तों, एक कमेटी बनती है सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, बहुत ध्यान से समझना। एक कमेटी आपकी बनती है जिसका नाम है सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर याद रखें, ये जो डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, इनका नाम कर दिया गया प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान और नॉन प्लान यानी कि नियोजित और गैर नियोजित व्यय। ये जो हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं ना, उसी के नाम है। अगर हम प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुआ करते थे जो प्लानिंग के तहत किए जा रहे थे। यानी कि जितने भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, और जितने भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे वो क्या हुआ करते थे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे। ये कब तक चला सिलसिला, तो ये सिलसिला चला टिल 2011 तक। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2011 के बाद याद रखें एक कमेटी बनाई जाती है डॉक्टर सी रंगराजन समिति। डॉक्टर सी रंगराजन ने यह सजेस्ट किया कि ये जो हम प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, इसकी जगह पर हम कैपिटल और अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखें, यही आगे चलकर सी रंगराजन समिति के बाद जो प्लान एक्सपेंडिचर थे उनको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे उनको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया। समझ में आ गई? तो ये एक एक्सपेंडिचर का खेल है। कई बार आप डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पढ़ें या देखें तो याद रखें, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नेचर में प्रोडक्टिव नहीं होते, यानी कि इससे ना सरकार की एसेट्स बढ़ेगी ना सरकार की लायबिलिटीज कम होगी। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले पढ़े हैं, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, बात क्लियर सब लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, अब एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम बजट का सीख लेते हैं। ये तो हो गई एक बजट में क्या क्या होता है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट बजट का सब लोग सीख लो अभी हाथों हाथ। सीखना चाहेंगे? बहुत ध्यान से आप सब लोग सीखना चाहेंगे, यस और नो? पक्का? तो जरा देखो ध्यान से, देखो एक्चुअल में जब मैं बजट की बात करता हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझें। 1 फरवरी 2025 को इस बार बजट आएगा, ठीक। 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा तो ये कौन से वित्त वर्ष का होगा? याद रखें, ये होगा 2025-2026 का। यानी कि ये होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का बजट आपको देखने को मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? मुझे एक बात बताइए, क्या 1 फरवरी 2025 को इस वित्त वर्ष के आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं? क्या इस डेट को 2025-26 के आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं? तो आप कहोगे गुरुजी नहीं आए हैं। यानी कि मैं ये एस्टिमेट ही तो कर रहा हूं ना, ये मैं एस्टिमेशन ही तो दे रहा हूं ना कि इतना अनुमानित राजस्व और इतना अनुमानित व्यय हो सकता है। तो दोस्तों याद रखें, 2025-26 के आंकड़ों को मैं क्या बोलूंगा? याद रखें, इसको बोला जाता है बजट एस्टिमेट। क्या बोला जाता है दोस्तों? बजट एस्टिमेट।
या इसको बोलते हैं बजट अनुमान। इन सभी आंकड़ों को किस नाम से जानते हैं? बजट अनुमान। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीई। क्या बोलते हैं? बीई। ठीक, बात क्लियर सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। अब आ जाओ दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। जब 1 फरवरी 2025 है, अभी जब 1 फरवरी 2025 आएगी तो इस वर्ष कौन सा वित्त वर्ष चल रहा होगा? बताइए, अभी फिलहाल कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? तो आप कहोगे सर 2024 और 2025 चल रहा है। बोलो, बात समझ में आई? पक्का? क्या मेरे पास, और ये कब से कब तक है तो आप सब जानते हैं, ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यस और नो? मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या मेरे पास इस वाले वित्त वर्ष के कंप्लीट आंकड़े आ चुके हैं? नहीं आ चुके अब तक? क्या मेरे पास इस ईयर के कंप्लीट आंकड़े आए हैं या नहीं आए हैं? तो आप कहोगे सर अभी कहां से आएंगे, अभी तो फरवरी पूरी रह गई, पूरी मार्च रह गई, यानी कि हमारे पास सर अभी 2 महीने और बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि मेरे पास अभी तक इसके एक्चुअल आंकड़े नहीं आए हैं। यही तो मतलब हुआ, मेरे पास इसके एक्चुअल आंकड़े नहीं आए हैं अभी। समझ रहे हैं? तो अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास इसके एक्चुअल आंकड़े नहीं है, लेकिन हां मैं ये कह सकता हूं कि 31 जनवरी 2025 तक के मेरे पास आंकड़े कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं। बोल सकते हो अभी भी मेरे पास 2 महीने के आंकड़े बचे हुए हैं, हां, लेकिन 10 महीने के करीब के आंकड़े मेरे पास हैं। अब ये कम के होते हैं, मैं नॉर्मल एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि लेट सपोज 10 महीने के मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े हैं, 2 महीने के अभी तक नहीं आए हैं। ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? अब दोस्तों एक बात बताओ, जब 2024-25 थी तो इसका बजट कब आया था? हालांकि ये इंटरिम ईयर था, इंटरिम बजट आया था इसमें। इंटरिम बजट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब भी कभी देश में चुनाव होते हैं तो उस वर्ष जो बजट लाया जाता है उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। तो वो बजट 2 बार आता है। एक बार आता है प्री बजट, प्री इंटरिम बजट जिसे बोलते हैं, मतलब एक बार 1 फरवरी को बजट आएगा, लेकिन वो होगा आपका अंतरिम बजट या इंटरिम बजट। फिर फाइनल बजट जो आता है वो जुलाई के आसपास आया था, आपको पता होगा। तो लेट सपोज, चलो मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि ये बजट 1 फरवरी 2000 कब आया? 24 को आया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 फरवरी 2024 को कौन सा वित्त वर्ष चल रहा था? ईमानदारी से बताओ। तो आप कहोगे सर 1 फरवरी 2024 को 2023 और 2024 वित्त वर्ष चल रहा था। चल रहा था? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ कि 1 फरवरी 2025 को इस वाले वित्त वर्ष के आंकड़े आ चुके हैं नहीं आ चुके? तो आप कहोगे यस सर, इस वाले वित्त वर्ष के संपूर्ण आंकड़े 1 फरवरी 2025 को हमारे पास अवेलेबल होंगे। और दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? याद रखें, इसी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्चुअल एस्टिमेट। यानी कि इन तीनों वित्त वर्ष में सिर्फ एक ऐसा वित्त वर्ष है जिसके आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं, डेट इज 2023 और 24, यानी कि वास्तविक अनुमान मेरे पास इसके अवेलेबल है। ठीक, बात समझ में आई? इसके आंकड़े तो अभी आने बाकी हैं। बजट एस्टिमेट किया है हमने, कितना एस्टिमेट हमने लगाया है, और इसके आंकड़ों का क्या करें? तो जरा ध्यान से समझो। जब दोस्तों इस वाले वित्त वर्ष का बजट आया होगा, बहुत ध्यान से समझना, तो हमने इसी तरीके से बजट का एस्टिमेट किया होगा। तो इस वाले वित्त वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये बताते हैं कि भैया हमने इतना बजट एस्टिमेट किया। ठीक, अब एक्चुअल में मान लो मेरी सरकार ने कहा हम 10 IIT बनाएंगे, 15 एम्स बनाएंगे, 16 फला चीज बनाएंगे, तो उसमें कुछ खर्चा होगा। अब उसमें से एक्चुअल कंडीशन 10 महीने की तो आ चुकी है ना, मेरे पास एक्चुअल कंडीशन कुछ महीनों की तो आ चुकी ना। कुछ महीने तो ये वित्त वर्ष पूरा, कुछ वित्त वर्ष मतलब पूरा हो चुका है ना, कुछ महीने के लिए वित्त वर्ष पूरा हो चुका। जब हो चुका दोस्तों, तो याद रखें जब ये बजट एस्टिमेट मेरे पास आया, ये बजट एस्टिमेट जब मैंने इस साल का लिया होगा, तो 10 महीने बाद, 8 महीने, जितने भी महीनों का मेरी सरकार लेती है, तो इसके अनुमान को क्या किया जाता है? रिवाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? रिवाइज एस्टिमेट इसका दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? रिवाइज एस्टिमेट, या इसको बोलते हैं हम संशोधित अनुमान। क्या बोलते हैं एवरीवन?
इसको बोलते हैं संशोधित अनुमान के रूप में इसको जानते हैं, इसको रिवाइज्ड एस्टिमेट के रूप में जानते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, बजट एस्टिमेट, और ये मेरा क्या हुआ, रिवाइज्ड एस्टिमेट, संशोधित अनुमान। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों इन सबको बताने के पीछे का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब भी हम कभी बजट की बात करते हैं तो बजट में एक वित्त वर्ष की बात नहीं होती, बल्कि दोस्तों इसमें 3 ईयर की बात होती है, 3 साल की बात होती है। बजट 1 साल के डेटा की बात नहीं करता, 3-3 साल के डेटा की बात करता है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मैं ये चर्चा कर रहा हूं 2024-25, 2023-24 की, इसी को इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा दोस्तों, हम बजट से एक दिन पहले क्या आता है तो आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसका डेटा जो हम पब्लिश करते हैं, एक्चुअल डेटा क्या रहा, कैसे पास्ट ईयर में इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, उस सब को हम इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से क्या करते हैं, पेश करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से पेश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? और अगर समझ में आ गई हो तो इस बार का जब बजट आएगा तो आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर देखने को मिलेगी। आप सब लोग यहां पर समझदार हैं, समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको 2000 देखो, जैसे 2024-25 का बजट था तो 2024-25 के बजट एस्टिमेट की बात करी, बोलो करी। फिर 2023-24 का बजट आया तो इसमें बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट की बात हो रही है, नहीं हो रही है? बताइए, हो रही है। इन्होंने अनुमान लगाया था कि 2,33,000 कितना है ये, लगभग 23 लाख के करीब है कुछ समथिंग, ठीक है। तो इतना का इन्होंने अनुमान लगाया था, कितना हमारा एस्टिमेट था बजट का, और हुआ कितना, 900, मतलब 23,918 हुआ, यानी कि कम इन्होंने जो एस्टिमेट किया था उससे कम हुआ, समझ रहे हो। और देखो ये आपका पिछला वित्त वर्ष है, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल्स। इस बार भी जब दोस्तों बजट आएगा तो याद रखें, इस बार भी किस तरीके से आएगा, 2023-2024, यहां पे लिखा होगा 2024-2025, और यहां पे लिखा होगा 2025-2026। ये मेरा एक्चुअल में बजट का अनुमान पूरा हमें देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यह है दोस्तों हमारा प्यारा कॉन्सेप्ट। अगर आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। आप देखो इसमें पहला क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट। सेम ऐसी आपको बजट आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा क्या है, ध्यान रखो, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है हमारी गवर्नमेंट की। फिर टोटल कितना हमारी सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ, टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ। यही तो हम पढ़ते आए हैं दोस्तों अभी, और क्या पढ़ा हमने, ठीक। अब यहां पर आप लोगों को ये कुछ डेफिसिट देखने को मिल रहे हैं, इसकी जानकारी मैं भी आपको थोड़ी ही देर में देने जा रहा हूं। अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से गो थ्रू हो गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया, यस और नो एक बार जल्दी से बता दो। और ये क्लास अगर पसंद आ रही हो तो अपने साथियों के पास भी शेयर करना ना भूलें, याद रखिएगा। चलिए अब हम दो तरीके की बात करेंगे, दो चीज पढ़ेंगे बस, और उसके बाद हम डेफिसिट को पढ़ेंगे, घाटे पढ़ेंगे, कैसे सरकार के घाटे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बहुत तेजी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान से सुनना एक बार जल्दी से। देखो जब हम बजट की बात करते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ बजटिंग होता है हमारा। टाइप्स ऑफ बजटिंग का मतलब होता है बजट बनाने की कौन कौन सी तकनीक हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहला एक बजट बनाने की तकनीक होती है जिसको बोलते हैं लाइन आइटम बेस्ड बजटिंग। लाइन आइटम बेस्ड बजटिंग यानी कि बजट बनाने की तकनीक होती है लाइन आइटम बेस्ड। इसमें क्या होता है याद रखें, जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है, जो हमारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही है, लास्ट ईयर का जो बजट रहा है उसकी परफॉर्मेंस को देख के हम ये बजट बनाते हैं, लाइन आइटम बेस्ड बजटिंग, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, याद रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग इसको बोला जाता है, ठीक है।
और इसका कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों किसने, याद रखें ये व्यक्ति थे माननीय श्री पीटर फिट साहब। पीटर फिट साहब के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया 1969 के आसपास दिया गया। ठीक, इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। जब गवर्नमेंट अपने सारे एक्सपेंडिचर को, सारे रेवेन्यू को शून्य मान ले, जब आप बिल्कुल नए सिरे से अपने बजट को लेकर चलो। जैसे हमारा 1983 में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट जो था हमारा, उसको बिल्कुल हमने जीरो बेस्ड मान लिया था। तो जब हम ये मान लें कि कोई ना एक्सपेंडिचर ना कोई रेवेन्यू, तो ऐसे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को हम क्या बोलते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। ना कोई एक्सपेंडिचर ना कोई रेवेन्यू, बिल्कुल शुरुआत से आप अपना बजट बनाएं। ठीक, तीसरा बजट होता है दोस्तों आप लोगों का जेंडर बेस्ड बजटिंग। जेंडर बेस्ड यानी कि लिंग आधारित बजट। ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1984 के आसपास से। यहां पर ये बजट जो बनाया जाता है लिंग आधारित होता है और इसका मेन रीजन होता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर कि हम अपने देश में असमानताओं को दूर कर सकें, उसको लेकर जेंडर बेस्ड बजटिंग बनाया जाता है। हमारे भारत में भी 2005-6 में जेंडर बेस्ड बजटिंग की बात की गई थी, जहां पर हमने महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब अलग रखी और पुरुषों के लिए टैक्स स्लैब अलग थी। ठीक है, तो एक जेंडर बेस्ड बजटिंग आपको देखने को मिलती है। और एक दोस्तों आप लोगों की होती है आउटकम बजटिंग। क्या मतलब होता है आउटकम बजटिंग? और एक टर्म होती है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, परफॉर्मेंस बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आउटकम बजटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारी सरकारें बजट को बिल्कुल माइक्रो लेवल से बनाएं, हर डिपार्टमेंट का, हर ऑफिस का बजट देखकर पूरा बजट बनाएं, माइक्रो लेवल सूक्ष्म स्तरीय बजट बनाएं, तो उसको बोलते हैं आउटकम बजटिंग या परिणाम आधारित बजट। और जब हमारी गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर संपूर्ण देश को ध्यान रखे, समग्र रूप से ध्यान रख के बजट बनाएं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक, तो ये बजटिंग के टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके के टाइप यूज किए जाते हैं। पहला लाइन आइटम बेस्ड, जहां पर पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखकर बजट बनाया जाए। जीरो बेस्ड, जहां पर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को बिल्कुल जीरो मानकर नए सिरे से बजट बनाया जाए। जेंडर, जहां पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाए। आउटकम, जब हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स, ऑफिस, मिनिस्ट्रीज को देखकर बजट बनाएं। और परफॉर्मेंस, जब हम पूरे देश का बजट बनाएं, उसको बोलते हैं मैक्रो बजटिंग यानी कि परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक, बात क्लियर? यहां तक समस्या कोई सॉल्व हो गई आप लोगों की? अब मैं आता हूं दोस्तों आप लोगों के नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, याद रखें, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो अब हम चर्चा करेंगे बजट क्लासिफिकेशन, बजट का वर्गीकरण एक्चुअल में कैसे होता है, जरा देखो ध्यान से दोस्तों। याद रखें, बजट में हमने दो चीजों की चर्चा करी। एक हमने चर्चा करी टोटल एक्सपेंडिचर की, बहुत ध्यान से समझें कि सरकार का कुल व्यय कितना है। और दूसरी हमने चर्चा करी टोटल रिवेन्यू, गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू कितना है। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें गवर्नमेंट का रिवेन्यू ज्यादा होगा, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिवेन्यू कम होगा। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर तीनों बजट क्लासिफिकेशन को देखें, तो अगर सरकार का जो कुल राजस्व है, कुल रिवेन्यू है, उसके कुल एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं, याद रखें, बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम बैलेंस बजट। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखें, इसको बोलेंगे क्या भाई, आप कमा रहे हो 10,000 रुपए और खर्चे आपके हैं 12,000 रुपए के, तो 2,000 रुपए का आपको लॉस होगा नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेफिसिट बजट के रूप में जानते हैं, या वी कैन से इट घाटे का बजट। क्या बोलते हैं इसको? घाटे का बजट इसको बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे देश का रिवेन्यू ज्यादा हो, हमें भाई बजट में रिवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि आप कमा रहे हो 12,000, खर्चा आपका 8,000, तो आपका दोस्तों 4,000 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सरप्लस बजट या फायदे का बजट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फायदे का बजट इसको बोला जाता है। ठीक, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। नंबर 1 सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट और तीसरा बैलेंस बजट, संतुलित बजट।
ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किसी भी देश का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू के बराबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब सवाल आता है कि भाई मैं आपसे कहूं कि भारत जैसे देश के लिए कौन सा बजट इसमें सबसे अच्छा है, सरप्लस या डेफिसिट बजट? बताइए, भारत जैसे देश के लिए कौन सा बजट आप लोगों को सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा, सरप्लस या डेफिसिट? सब लोग आंसर करो, बताओ भारत जैसे देश के लिए कौन सा बजट सबसे बेस्ट है? तो आप कहोगे सर, याद रखें हमारे देश के लिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर रेवेन्यू ज्यादा हो, है ना, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करे, वो बजट हमारे देश के लिए अच्छा है। मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, अगर हम ये कहें कि वो देश मान लो अपने देशों में सरप्लस बजट बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स वगैरह ज्यादा वसूल कर रही है और देश के विकास पर ध्यान नहीं दे रही। एज पर एग्जाम्पल भारत में दोस्तों अभी रोड नहीं है, स्कूल्स नहीं है, मेट्रोज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज टू एक्सपेंड अ लॉट। गवर्नमेंट को बहुत अभी खर्चा करना है, और गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्चा करेगी दोस्तों, अभी देश उतना विकसित होने की कगार पर है ना। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, क्योंकि अभी वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं किया है, तो वहां पर हमेशा याद रखें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेफिसिट बजट अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि वहां की गवर्नमेंट देश के विकास पर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, ठीक है, देश के विकास पर पैसा ज्यादा खर्च कर रही है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी दे हैव डेवलप्ड देयर रोड्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रोज, अब उनको उस चीज पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? अब उनको एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता नहीं। दे हैव डेवलप्ड देयर मेट्रोज, उन्होंने स्कूल्स बना दिए, रोड्स बना दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, सब बढ़िया चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दिया। तो अब उनके पास खर्चा करने के लिए नहीं, तो उनको दोस्तों राजस्व की प्राप्ति ऑब्वियस बात है ज्यादा ही होगी। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जितने विकसित देश हैं, अगर उनके बजट को देखा जाए तो वो सरप्लस बजट होता है। और आमतौर पर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके बजट को दोस्तों हम देखें तो वो कैसे बजट होते हैं? डेफिसिट बजट आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, कैसे बजट देखने को मिलेंगे? घाटे के बजट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप भी समझदार हैं दोस्तों, आप सबको पता है एक चीज, क्या कि भैया सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या भाई? सर ऑब्वियस बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि डेफिसिट बजट सबसे बढ़िया है भारत जैसे देश के लिए। क्यों बढ़िया है? क्योंकि भैया अभी हमें डेवलपमेंट करना बाकी है, कुछ कर ही नहीं पाए। अब मान लो एक कोई किसी के पिताजी हैं, कमा 2 लाख रहे हैं और बच्चे पे खर्च कर रहे हैं 10 रुपए, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक बाप ऐसा है जो 10,000 रुपए कमा रहा है और बच्चे को दोस्तों वीआईपी स्कूल में पढ़ा रहा है, 5,000 रुपए बच्चे की बेचारा फीस में दे रहा है, खुद फटे कपड़े पहन रहा है। तो आप किस पिताजी को अच्छा माने? कहोगे यार ये पिताजी बढ़िया है, 10,000 कमा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई पर 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। सेम कंडीशन देशों की है। अगर रेवेन्यू ज्यादा कमाने लग गए, खर्चा करे ना, तो दोस्तों क्या फायदा फिर, है ना। तो इसका मतलब सरकार रेवेन्यू बटोर रही है, लोगों से उनको कोई मतलब ही नहीं, लोग मरे जिए उनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? बस दोस्तों अब हमारे सामने एक लास्ट पॉइंट यहां पर बचा है, दैट इज मुझे आप लोगों को बजट डेफिसिट्स के बारे में बताना है। जल्दी से इसको समझ लें तेजी के साथ। दोस्तों याद रखें, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, यानी कि बजट घाटा। जीवन भर एक चीज याद रखना, बजट घाटा क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो दोस्तों। बजट घाटे का मतलब है कि जब हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, खर्चे ज्यादा कर रही है, और मेरी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम प्राप्त हो रहा है, टोटल रेवेन्यू मेरी गवर्नमेंट को कम आ रहा है, देन वी कैन से इट इज बजट डेफिसिट, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बजट डेफिसिट निकालना है तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दूं, जो मेरे देश का कुल खर्चा है उसमें से कुल राजस्व को माइनस कर दूं। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों? टोटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले, पढ़ा ना क्लास के स्टार्टिंग में, माइनस टोटल रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। या आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा था? अरे बोलो भाई, ये मेरा बजट है, इसमें मैंने आपको बताया बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू 2 तरीके के, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स।
और एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बस मैंने ये फॉर्मूला एक बना दिया, ये होता है मेरा बजट डेफिसिट। क्या होता है? बजट घाटा जी। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि बजट डेफिसिट के कितने प्रकार हैं। जो हमारा बजट डेफिसिट है, जो हमारा बजट घाटा है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बजट डेफिसिट की बात करता हूं दोस्तों, तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स। नंबर एक, आपका एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है इसको दोस्तों, क्या बोलते हैं, याद रखें, राजस्व घाटा। ये क्या होता है इसको देखेंगे। एक होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है? राजकोषीय घाटा। क्या होता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट घाटा क्या होता है, आप सबको पता है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या मतलब होता है इसका? प्राथमिक घाटा। बहुत ध्यान से समझना, ये सारे घाटे आपके बजट में आपको देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट को कितना राजस्व घाटा हुआ, कितना राजकोषीय घाटा हुआ, कितना प्राथमिक घाटा हुआ। और एक होता है हमारा एक नया घाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, या इसका नाम क्या होता है दोस्तों? प्रभावी राजस्व घाटा इसको हम बोलते हैं। व्हाट वी से इट? प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट के रूप में इसको हम जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखें हम बात करेंगे ये रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ये रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? कुछ नहीं है दोस्तों, अभी हमने घाटा पढ़ा, व्हाट इज डेफिसिट, व्हाट इज डेफिसिट। तो आपने पढ़ा कि एक्सपेंडिचर में से जो खर्चा हो रहा है उसमें से अगर रिवेन्यू को मैं माइनस कर दूं तो ये मेरा डेफिसिट कहलाता है। ठीक, अब मुझे दिमाग को खोलो, अभी मैंने आपको बजट पढ़ाया, उसमें मुझे ये बताओ कि रिवेन्यू की टर्म में वो कौन सा आपका टर्म था, वो कौन सी टर्मोलॉजी थी जो रिवेन्यू प्राप्तियों की बात कर रही थी। तो आप तुरंत कहोगे सर उसमें हमने पढ़ा रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा। तुरंत समझ गए ये वाली बात क्लियर? ठीक है, अब एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली टर्म थी, राजस्व व्यय सरकार कहां कर रही है, तो बस दोस्तों ये हो गया मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप क्या कर रहे हो, याद रखें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर रहे हो, यानी कि मेरी सरकार का जो राजस्व व्यय है उसमें से राजस्व प्राप्तियों को जो घटा रहे हो, इसी को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों? रिवेन्यू डेफिसिट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? कि मेरी सरकार को इतना राजस्व घाटा है, मेरी सरकार राजस्व में इतना व्यय कर रही है और मेरी सरकार को प्राप्तियां कम हो रही हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कम प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां से पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको जरा प्रैक्टिकल तरीके से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, समझो ध्यान से, अगर किसी देश में आपको हाई रिवेन्यू डेफिसिट देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती, है भी अच्छी बात और नहीं भी है। क्यों है जरा देखो दोस्तों, हाई रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादातर खर्चा पब्लिक वेलफेयर में कर रही है। इसका मतलब है गवर्नमेंट लोक कल्याण में पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट को रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? टैक्स के माध्यम से जो आय प्राप्त हो रही है वो कम प्राप्त हो रही है। हमारी गवर्नमेंट के, हमारे जो पीएसयूज हैं, उनसे जो मेरी गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त हो रही है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सरकार को टैक्सेस के माध्यम से इनकम प्राप्त कम हो रही है, तभी तो रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस हो रहा है। और हमारे जो पीएसयूज वगैरह हैं, उनकी इनकम, हमें उनसे इनकम कम प्राप्त हो रही है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात? समझ रहे हैं? तो दोस्तों हम खर्चा पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा कर रहे हैं, हम पब्लिक वेलफेयर में खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह होता है मेरा क्या?
हाई रिवेन्यू डेफिसिट। तो किसी भी देश के लिए रिवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात है, बुरी बात है दोस्तों, ये हमारे देश के लिए सही बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फिस्कल डेफिसिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजकोषीय घाटा। एक लाइन में समझ लो, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो भाई, बहुत सिंपल है। राजकोषीय घाटे को अगर आपको पढ़ना हो तो याद रखो, हमारे देश का जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसमें से हम क्या करें, अपने देश के टोटल रिवेन्यू को घटा दें, तो मुझे यहां पर फिस्कल डेफिसिट प्राप्त होता है। आप कहोगे सर इतनी आसान बात तो हमें भी बताती है, तो आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें एक पेज है, क्या कि जो हम रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, जो रिवेन्यू घटाने की बात कर रहे हैं, इसमें से गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सरकार की जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, जो सरकार पूंजी प्राप्ति करती हैं, उसमें सबसे पहला था डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें गवर्नमेंट बोरिंग करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल करती है। तो दोस्तों यहां पर मैं बोरिंग्स को हटा दूंगा, यानी कि सरकार का कुल खर्चा ये है, सरकार को रिवेन्यू की प्राप्ति ये हो रही है, और सरकार की मैंने बोरिंग्स हटा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को अभी और कितना पैसा बोरो करने की जरूरत है, जिससे दोस्तों हमारी इकोनॉमी सही तरीके से चल सके। बात समझ में आई? अरे बोलो, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो दोस्तों हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? हमारे देश के ऊपर नेशनल डेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो याद रखें, हाई फिस्कल डेफिसिट, अगर किसी देश का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। क्यों दोस्तों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम ज्यादातर पैसा अपना किसमें खर्च कर देंगे दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे, हैं? समझ रहे होंगे ना, किसमें खर्च कर रहे हैं? बोरोइंग्स कर रहे हैं, उसमें पैसा खर्च किया जा रहा है। बोरोइंग कितनी की जाए? तो याद रखिए, हाई फिस्कल डेफिसिट हमारे देश के लिए सही नहीं होता। अगर फिस्कल डेफिसिट को मैं आप लोगों को फॉर्मूले के माध्यम से बताऊं तो ऐसे कैसे होता है, देखो जरा समझो, बहुत ध्यान से समझना। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तेजी के साथ लिख रहा हूं। देखो, फिस्कल डेफिसिट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर में मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए मेरे। अभी थोड़ी देर पहले आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इस चीज का, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? माइनस टोटल रिवेन्यू की जब मैं बात करूंगा ना यहां पे, तो यहां पे दो तरीके के रिवेन्यू थे। एक तो मेरी थी रिवेन्यू रिसिप्ट्स, वो तो सारी की सारी यहां पर रहेंगी ही रहेंगी, प्लस जो कैपिटल रिसिप्ट्स है ना, जो मेरी कैपिटल रिसिप्ट थी, इसमें दो तरीके के पार्ट थे, एक डेट वाली थी और एक नॉन डेट वाली थी। याद है? भूल गए? याद है? तो इसमें मैं सिर्फ कौन सी वाली ऐड करूंगा? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स को ऐड करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यहां पर क्या है दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि मुझे जो डेट वाला पोर्शन है, जो बोरिंग्स मैं कर रहा हूं, उसको एक्सक्लूड करना है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी कि अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो टोटल खर्चा देखो कितना आ रहा है, उसके बाद कितना राजस्व प्राप्ति आपने रिवेन्यू रिसिप्ट्स करी, कितनी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स करी आपने, उसको जोड़ दो और इसको घटा दो इसमें से, तो आपको फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा कि हमारे देश को भी कितना और पैसा बोरो करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? जरा आंसर कर दें तेजी के साथ। पक्का है बात दोस्तों? सोच लो, समझ लो एक बार। पक्का? चलिए अब एक टर्मिनोलॉजी और हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अगर हम दोस्तों प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो याद रखें, प्राथमिक घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से मैं क्या करूं? याद रखें, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या बवाल है सर? देखो, मेरी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, पुराना भी कुछ लोन ले रखा है और हमें उसका भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। कुछ हमने पुराना लोन ले रखा है, उसका हमने इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो मुझे यह पता करना है कि मेरे देश का एक्चुअल में प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कितने हम प्राथमिक घाटे में हैं। तो वो कैसे निकलता है
कि हमारे देश में कितना फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा हमारे देश का कितना देखने को मिल रहा है, और अभी हमें कितना और इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है, एक्चुअल प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों हमारी हेल्प करता है किसमें, प्लान बजट में। जो हम कभी भी बजट्स को प्लान करते हैं ना, तो इसको हेल्प करता है भी पता करना है कि कितना हमारी गवर्नमेंट का प्राथमिक घाटा है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जो हमने लोन ले रखे हैं, उसका इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा एक्चुअल में प्राथमिक घाटा कितना आपको देखने को मिलेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2011-12 में पी चिदंबरम साहब के द्वारा इसको ऐड किया गया था, याद रखें, पी चिदंबरम साहब। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझने की कोशिश करें कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, आपने ये देखा कि जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, बताओ। आपने क्या देखा कि राजस्व घाटा क्या होता है, क्या पढ़ा। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रिवेन्यू रिसिप्ट्स को क्या करते हो, माइनस करते हो। यही बताया था आपको मैंने, पक्का। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि हमारी सरकार कहां कहां रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, तो उसमें मैंने आपके साथ एक टर्म लिखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, ग्रांट्स टू स्टेट। हमारी जो सरकारें हैं वो राज्यों को अनुदान देती हैं, ठीक। जब मेरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को अनुदान दे रही है, तो वो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उससे मेरी सरकार की ना एसेट्स बढ़ रही हैं, है ना मेरी सरकार की इससे लायबिलिटीज कम हो रही हैं। बट दोस्तों अगर ये पैसा राज्य सरकार के पास गया, ठीक, अब राज्य सरकार इस अनुदान से, इस ग्रांट से मान लो अपने राज्य के अंतर्गत डैम बना ले, अपने राज्य के अंतर्गत ब्रिजेस बना ले, और अपने राज्य के अंतर्गत मान लो हॉस्पिटल बना ले, ठीक। तो ये डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, तो आप समझते हैं दोस्तों, ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तरीके का पूंजीगत व्यय है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भैया हम राजस्व घाटा जब निकाल रहे हैं अपने देश का, तो इसमें जो हम अनुदान राज्यों को दे रहे हैं, उसमें यह देखा गया कि राज्य उसका यूज एज एन पूंजी व्यय के रूप में भी कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी कर सकते हैं, अपनी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टर्म लाई गई जिसको बोला गया इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। और इस टर्म में क्या किया गया कि जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें से जो ग्रांट्स टू स्टेट हम देते हैं, जो राज्यों को अनुदान देते हैं, उसको माइनस कर दिया गया। यानी कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, उसमें से ग्रांट्स टू स्टेट को अब हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमारा बनता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है, पक्का। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोला क्या नहीं बोला, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पक्की है बात, नहीं पक्की है बात दोस्तों, पक्की है बात, सोच लो समझ लो एक बार। हाँ जी, पक्की बात है, पक्का। तो दोस्तों अगर मैं बजट पे वापस आऊं तो जरा ध्यान से देखो एक बार, ये टर्म देखो। ये दोस्तों मेरे देश के प्रमुख घाटे हैं कि मेरे देश का रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, दूसरा मेरे देश का इफेक्टिव रिवेन्यू कितना है, डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, और प्राइमरी डेफिसिट कितना है। मैं उम्मीद करूंगा एक चीज याद रखो, ये जब 1 फरवरी को बजट आएगा तो उसमें आप देखोगे ये आपको टर्म में भी, फिगर में भी मिलेगा, और ये आपको परसेंटेज में भी मिलेगा। और ये जो परसेंटेज होता है ना दोस्तों, जैसे 4%, ये 4.0, ये 4% ऑफ जीडीपी होता है। ये किसके होता है, जीडीपी का इतना परसेंट। फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ जीडीपी। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या रिपीट करना है अभिषेक, जरा एक बार बता दीजिएगा, फिर हम उसको रिपीट करते हैं। बताएं जल्दी से किस चीज की बात कर रहे हो।
इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि जो हम राजस्व व्यय कर रहे हैं उसमें से मैंने राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दिया। अब जो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिसमें हम राज्यों को क्या दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, राज्यों को अनुदान दे रहे हैं। और जब हम राज्यों को दोस्तों ग्रांट दे रहे हैं तो याद रखें राज्यों को देने वाली जो हमारी अनुदान है वो आपका, उसमें राज्य सरकारें उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो कर सकती है ना। इसमें गवर्नमेंट डैम्स, ब्रिजेस और हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो बना रही है ना। तो ये एक तरीके का राज्य सरकारों के लिए पूंजी व्यय हुआ। तो इसलिए अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट टर्म को यूज करना पड़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए। तो इसके लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की टर्म को इजाद किया गया था, यह बात ध्यान रखें। ठीक है भाई, अब आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स को, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी कॉपी पर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, फिर मैं आपको इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताऊंगा बजट का और फिर मैं अपने सेशन को एंड करूंगा, यह बात ध्यान रखें। ठीक, आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बजट शब्द है एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है बोशेट। और बोशेट दोस्तों अपने आप में एक फ्रेंच टर्म है, याद रखें। क्या है? फ्रेंच टर्म है बोशेट। क्या बोला मैंने आप लोगों को? बोशेट। याद रखिएगा किसकी बात करी मैंने? बोशेट शब्द। बोशेट शब्द बेसिकली फ्रेंच वर्ड है और याद रखें इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बजट होता है। और इसको अगर हम बात करें तो इसको लेदर बैग के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? लेदर बैग। ठीक, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके सामने पेपर में आएगा कि पहला इंडियन बजट, फर्स्ट इंडियन बजट किसने इंट्रोड्यूस किया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट इंडियन बजट की बात हम यहां पर कर रहे हैं। बताएंगे आप में से कोई लोग? जल्दी से आंसर करें जी। फर्स्ट इंडियन बजट दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया भारत में कब? तो याद रखें 7 अप्रैल 1860 में किया गया। 7 अप्रैल 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट इंडियन बजट भारत में। और यह किया गया दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसको किया गया? ब्रिटिश क्राउन को किया गया पहली बार। ठीक, और फर्स्ट इंडियन बजट जो प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंटेड बाय, तो यह प्रेजेंटेड बाय माननीय श्री जेम्स विल्सन साहब। जेम्स विल्सन साहब ने दोस्तों पहली बार बजट को प्रेजेंट किया। और यह कब किया? तो याद रखें 18 फरवरी 1869 को किया था। यह बात ध्यान रखें। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट चीज कि पहला आप लोगों से पूछा जाएगा कि फर्स्ट बजट आपके इंडिपेंडेंट इंडिया का या स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? दोस्तों अगर मैं स्वतंत्र भारत की बात करता हूं तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और पहली बार फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का दोस्तों याद रखेंगे कब? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और यह किसके द्वारा किया गया? तो आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.के. षणमुखम शेट्टी साहब के द्वारा। किसके द्वारा? आर.के. षणमुखम शेट्टी साहब। तो इनके द्वारा दोस्तों याद रखें आप लोगों का आजाद भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया। उस टाइम के ये वित्त मंत्री थे। ठीक, आपसे पूछेंगे फर्स्ट बजट आप लोगों का रिपब्लिक इंडिया का, यानी कि जब हमारा देश दोस्तों गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950। दोस्तों हमारा जो पहला बजट गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो बजट पेश किया गया वो किया गया था जॉन मैथाई साहब के द्वारा। जॉन मैथाई याद रखें इनके द्वारा पहला फर्स्ट रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो बजट पेश किया गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में नहीं समझ में आई? क्लियर? आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सब लोग ध्यान रखें। जो हमारी वित्त मंत्री हैं, क्या नाम है दोस्तों वित्त मंत्री का? कोई बताएगा आप में से? जी, अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूं तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में। ठीक है, इनके पास दोस्तों एक रिकॉर्ड है।
सबसे लॉन्गेस्ट बजट की स्पीच हिस्ट्री में इनके ही द्वारा दी गई है। 1 फरवरी, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, 1 फरवरी 2020 को इन्होंने दोस्तों यूनियन बजट पेश किया था 2020-21 का किया, और सीतारमण जी 2 घंटे 42 मिनट की इनकी स्पीच रही थी, और इनकी स्पीच 11 बजे स्टार्ट हुई और 1:42 तक चलती रही। सीतारमण जी ने अपनी स्पीच 2 पेज जब रह गए, जब इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो उन्होंने स्पीच बंद कर दी, वरना और रिकॉर्ड बड़ा बन जाता। ठीक है, बात समझ में नहीं समझ में आई। और इन्हीं का एक रिकॉर्ड जुलाई 2019 में बना था, याद रखें, जब इनकी बजट स्पीच थी 2 घंटे 17 मिनट की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मतलब रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का किसका है, तो निर्मला सीतारमण जी का आपको देखने को मिलेगा। याद रखें, 1 फरवरी 2020 को इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट की स्पीच यहां पर दी थी। ठीक, बात समझ में नहीं समझ में आई? अरे बोलो, क्लियर? बोलो जल्दी से। अगर आपसे कहा जाए वर्ड्स के लेवल पर, शब्दों में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच, मतलब शब्दों के आधार पर लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसकी थी, तो वो मनमोहन सिंह जी की थी दोस्तों। इन्होंने अपने बजट में, याद रखें, 18,604 वर्ड्स यूज किए थे। 18,604 वर्ड दोस्तों इन्होंने यूज किए थे अपनी स्पीच में, मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, जब ये 1991 का बजट पेश कर रहे थे। याद रखें, नरसिम्हा राव की सरकार थी, 1991 में दोस्तों बजट पेश किया जा रहा था। अरुण जेटली साहब यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स में दूसरे नंबर पर आते हैं, उनके भी वर्ड्स नियर अबाउट इतने हैं। याद रखें, 2018 में यह रिकॉर्ड अरुण जेटली साहब के द्वारा बनाया गया था, रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की अगर हम बात करते हैं। ठीक, इसी तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने बजट को पेश किया। क्या एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बार बजट को किसने पेश किया, तो याद रखें मोरारजी देसाई आपको याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बार बजट को उन्होंने पेश किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आता है पी चिदम्बरम साहब का, यानी कि सबसे ज्यादा बार बजट को पेश करने का श्रेय किसको जाता है, मोरारजी देसाई को जाता है, याद रखेंगे। फिर आपका जाता है किसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, डेट इज पी चिदम्बरम साहब। फिर आपके प्रणब मुखर्जी साहब, पी चिदम्बरम ने 9 बार, और आपके जो मान्य श्री प्रणब मुखर्जी हैं उनके द्वारा 8 बार बजट को क्या किया गया है, पेश किया गया है। ये बात ध्यान रखें। अरे कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? क्लियर है बात सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, पहले दोस्तों बजट आप लोगों का प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में 5 PM पे, है ना, आप सबको पता है। और ये परंपरा दोस्तों, ये टाइमिंग, ये प्रैक्टिस 1999 तक चली, और टाइमिंग आप लोगों की 1999 में 11 बजे होनी शुरू हो गई, जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। समझ रहे नहीं समझ रहे दोस्तों? और इसमें एक और नाम मैं आपके साथ देना चाहूंगा। पहले हमारे देश में जो बजट था वो दोस्तों, पहले आपको पता होगा फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में आया करता था, और अब जनवरी लास्ट वर्किंग डेज यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक में आने लग गया 2017 से। ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा आप में से दोस्तों, एनीवन, कि प्रेजेंटेशन डेट बजट की क्यों चेंज की गई? तो दोस्तों फॉर्मर जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, ठीक है, इन्होंने इसकी डेट को शिफ्ट किया था 1 फरवरी, और 92 साल का जो कॉलोनियल रूल था उसको तोड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात, यहां पर एक कमेटी बनी थी विवेक देवराय समिति, आप सब जानते होंगे विवेक देवराय साहब के द्वारा। तो विवेक देवराय साहब ने बोला कि अगर हम बजट को फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में पेश करते हैं तो बजट एक तरीके का प्रपोजल है, ठीक है, और उन प्रपोजल्स को बिल्स के माध्यम से पास किया जाता है। समझ रहे हैं? अब मान लो फरवरी लास्ट वर्किंग डेज में आप बजट को पेश कर रहे हैं। जब आप फरवरी लास्ट वर्किंग डेज में कर रहे हैं तो आपके पास, क्योंकि 1 अप्रैल से महीना स्टार्ट हो जाएगा, नया फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, तो आपके पास एक्चुअल टाइम इंप्लीमेंटेशन का कितना रहा, 1 महीना। अब जब बजट जनवरी लास्ट वर्किंग डेज में यानी कि फरवरी में होने लग गया 1 फरवरी को, तो आपके पास पूरे 2 महीने हैं कि आप अपने बजट के प्रपोजल्स को 2 महीने में पास करवा लो। ठीक है, तो अगर आप नई पॉलिसीज या चेंजेस करना चाहते हैं तो वो इजीली
अब आपके पास 2 महीने आराम से उसको 1 अप्रैल से आप करवाना चाहते हैं, याद रखें। ठीक है, तो इसलिए बजट की डेट हमारी क्या की गई, ये आप लोगों की 1 फरवरी की गई। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रही है सबको जी? पक्की बात, किसी को दिक्कत तो नहीं। 1955 तक दोस्तों, 1955 तक यूनियन बजट सिर्फ इंग्लिश में आपका प्रेजेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बजट को दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोविड-19 एपिडेमिक जब आया, तो जो दोस्तों आपका 2021-22 का बजट है, कौन सा बजट है, 2021-22 का जो बजट है, ये आप लोगों का याद रखें डिजिटल, एंटायरली डिजिटल है। यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एंटायरली डिजिटल बजट आपका कौन सा है, कोविड-19 वाला 2021-22 का बजट। ठीक है, आपसे पूछेंगे पहली महिला जिन्होंने बजट को पेश किया, तो वो थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 1970-1971 में बजट को पेश किया। बट वो फुली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, यानी कि पूरी तरीके से वित्त मंत्री नहीं थी, प्रधानमंत्री थी उस टाइम, उनके पास वित्त मंत्रालय का चार्ज था। ठीक, लेकिन आपसे पूछें कि दूसरी महिला जिन्होंने बजट को पेश किया, तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण। 2019 में उनके द्वारा, याद रखें, पहली बार बजट को पेश किया गया था। समझ रहे हैं? और ये पहली, अगर आपसे पूछे फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपका निर्मला सीतारमण जी का नाम सामने आएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर, सब लोगों को क्लियर। इसके अलावा हमारे देश में दोस्तों 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। वो कौन कौन है, तो आप सब जानते हैं। सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं इंदिरा गांधी जी, और तीसरे हैं राजीव गांधी जी। अब ये तीनों क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो था। वित्त मंत्रालय के पोर्टफोलियो होने के कारण दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया, इंदिरा गांधी जी जो पहली महिला जिन्होंने बजट को पेश किया, और राजीव गांधी जी दोस्तों तीसरे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा बजट को पेश किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दोस्तों आप लोगों का ब्लैक बजट कहलाता है, काला बजट। 1973-74 का बजट ब्लैक बजट कहलाता है। वो ब्लैक बजट क्यों कहलाता है, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, इस बजट में गवर्नमेंट को अच्छा खासा लॉस हुआ था दोस्तों। आई थिंक 525 करोड़ का लॉस गवर्नमेंट को हुआ, इसलिए इस साल के बजट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बजट बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा 1992 तक, 1992 तक की अगर हम बात करें, तो बजट आपका ब्रॉडकास्ट हुआ करता था टेलीविजन पे। पहली बार दोस्तों याद रखें, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट जो हुआ वो 1992 में आपको देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई नहीं है ना? पक्का। और रेलवे बजट के बारे में तो दोस्तों हमारी क्लास का बच्चा बच्चा जानता ही है। पहले रेलवे बजट की अगर हम चर्चा करते हैं, तो भैया रेलवे बजट पहले आपका क्या अलग किया गया, फिर आपका दोबारा से एक कर दिया गया। आज की डेट में दोस्तों अगर हम रेल बजट की बात करते हैं, तो रेल बजट हमारा क्या कर दिया गया है दोस्तों, क्या कर दिया गया, अब एक कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखें। ठीक, पक्का। चलो अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हम आर्टिकल्स की बात भी कर लेते हैं, बेसिक तेजी से। ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं बजट के जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंटली, यहां पे कुछ मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो बजट में होता क्या है, जरा ध्यान से समझो सब लोग। सबसे पहले स्टेप में क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट आपको देखने को मिलेगा। निर्मला सीतारमण जी आएंगी और बजट की प्रेजेंटेशन देंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जनरल डिस्कशन होगा। क्या होगा, सामान्य डिस्कशन होगा इस बजट पर। होगा नहीं होगा भैया? होगा, पक्का होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्रूटनी होती है दोस्तों। क्या होती है? स्क्रूटनी होती है किसके द्वारा? जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, जो विभागीय समिति होती है, डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, वो बाकायदा इसमें क्या करती है, स्क्रूटनी करती हैं, देखती हैं, चेक करती हैं। फिर क्या होती है दोस्तों, वोटिंग होती है किस पर? ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। जो भी आप लोगों ने अनुदान की मांग करी है उस पर आप लोगों की वोटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आपका पास होता है पासिंग ऑफ
एप्रोप्रिएशन बिल। क्या पास होता है? पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक आपका पास होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक आप लोगों का यहां पर पास होता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। तो ये हमारा जनरल डिस्कशन होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी में आप इसको डेप्थ में समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो, आपका जो बजट है वो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और आपको पता है क्योंकि अब रेल बजट और जनरल बजट आपके मर्ज कर दिए गए हैं, तो दोनों की सबसे पहले प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर डिस्कशन होते हैं दोस्तों, है ना, फिर कोई डेट दी जाती है, स्पीकर डेट देगा और लगभग डिस्कशन चलता रहता है कुछ दिन, आपको पता होगा। फिर यहां पे बाकायदा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा, ठीक है भाई। 1993 में हुआ क्या था कि हमारी जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाएंगे, जो ये चेक करेंगे कि जो अनुदान की मांग की जा रही है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो बाकायदा डिस्कस हो सके, ठीक है। बात समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो स्क्रूटनी होती है। फिर आपका अगला होता है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब दोस्तों यहां पर वोटिंग ऑन डिमांड जो होती है, यानी कि जो आपने अनुदान की मांग करी है कि भैया हमारे मंत्रालय का इतना खर्चा है, जो आप ये मांग कर रहे हो दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होती है लोकसभा की। राज्यसभा, याद रखें, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। जब भी आपकी कोई डिमांड, बहुत ध्यान से सुने, इस डिमांड को जब आप ये ड्यूली वोटेड, इस पे वोट पड़ जाएगा, तब ये जाकर बनेगा अनुदान। कोई डिमांड आपने करी, उस पर वोट हुए, तब आपकी वो ग्रांट बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई? कोई भी हाउस रिजेक्ट कर सकता है और डिमांड को जो आप मांग रहे हो उसको रिड्यूस भी कर सकता है, उसको इंक्रीज नहीं कर सकता। मैंने 10 लाख मांगे हैं तो हाउस जो है, सदन, वो 12 लाख नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल आपका पास होता है, और ये पास होता है अंडर आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी डिमांड्स आपकी वोटेड हुई हैं लोकसभा में, ठीक है, तो ये जो भी खर्चा होगा ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, भारत की संचित निधि से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर कोई भी पैसा आप लोगों का निकाला जाएगा दोस्तों, तो वो एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से निकाला जाएगा, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल के बिना कोई भी पैसा आप सीएफआई से नहीं निकाल सकते, याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। जल्दी से बताइए, बात क्लियर? आर्टिकल्स की अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों 2 बिल मेरे सामने ऐसे आते हैं जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2 बिल, कौन कौन से बिल, जरा तेजी से देख लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर मनी बिल की। दोस्तों धन विधेयक, ये 2 बिल, जब भी हम कोई बजट में कोई भी प्रपोजल्स हैं उनको पास करवा रहे हैं तो वो बिल्स के माध्यम से पास होते हैं, ठीक है। तो 2 बिल चर्चा में होते हैं, मनी बिल होता है और एक आप लोगों का कौन सा होता है, डेट इज फाइनेंस बिल। मनी बिल का उल्लेख दोस्तों हमारे जो मनी बिल के स्पेसिफिकेशंस हैं वो 109 में लिखे गए हैं, ठीक है। और मनी बिल की परिभाषा 110 में लिखी हुई है, यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और राज्यसभा के पास इसमें मात्र 14 दिन की पावर है। यानी कि अगर कोई बिल धन विधेयक के माध्यम से हम पास करना चाहते हैं तो इसमें राज्यसभा के पास 14 दिन की पावर होती है, याद रखें, ठीक है। और 14 दिन तक राज्यसभा यस नो कुछ बोलना चाहे ठीक, नहीं बोलती तो ये ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। और दोस्तों प्रेसिडेंट इस पर क्या कर देते हैं, बाद में साइन कर ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसी तरीके से फाइनेंस बिल की बात करते हैं तो आर्टिकल 117 में आप लोगों को इसका मेंशन किया गया है। याद रखें जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें राज्यसभा के पास कोई पावर है, यस, राज्यसभा के पास पावर है। राज्यसभा चाहे तो फाइनेंस बिल को रोक सकती है, जो वित्त विधेयक हैं उनको रोका जा सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। अरे कुछ बात समझ में नहीं समझ में, ठीक। इसी तरीके से विनियोग विधेयक होता है आप लोगों का आर्टिकल 114, सब लोग जानते ही हैं। और याद रखें कोई भी पैसा हमारी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा, वो कौन निकालेगा, वो एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से निकाला जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र आर्टिकल 266 में, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि, यानी कि जब भी कभी हमारे देश में कोई आपातकाल की सिचुएशन आएगी तब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो आप सबको एक चीज पता होगी
कि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अगर रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो ये चाहेगी कि बिल मनी बिल हो, और कोई अपोजिशन पार्टी क्या चाहेगी कि बिल फाइनेंस बिल हो, क्योंकि उसको राज्यसभा में रोक सकते हो। और कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल फाइनेंस बिल होगा, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा दोस्तों इसका फैसला किया जाता है। यह बात ध्यान रखें। ठीक है, कौन करता है इसका फैसला? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक, मनी बिल से संबंधित डेफिनेशन आर्टिकल 110 में है, मनी से संबंधित। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक टर्म आपने सुनी होगी कई बार, वोट ऑन अकाउंट। इसको भी जरा सुन लो एक बार, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। वोट क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट, या इसको बोलते हैं लेखा अनुदान, है ना। ये लेखा अनुदान क्या होता है, जरा इसको डेप्थ में समझ लो अच्छे तरीके से। दोस्तों वोट ऑन अकाउंट क्या है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे पिछला वर्ष था हमारा, ठीक, इलेक्शन ईयर थे, उस टाइम क्या हुआ कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, इंटरिम बजट। अब जब तक चुनाव होंगे, जब तक चुनाव है आप लोगों के, भाई आपको पता है इंटरिम बजट की खासियत होती है। इंटरिम बजट का मतलब क्या है? इंटरिम बजट वो बजट होता है जो चुनावी वर्षों में लाया जाता है, और ये तब तक बनाया जाता है जब तक नई गवर्नमेंट चुनकर नहीं आती, तब तक के लिए आप कुछ महीनों के लिए बनाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मान लो मैंने बजट बना दिया पूरा, और फिर नई गवर्नमेंट, आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट आपकी मान लो कांग्रेस की सरकार बनती है, मान लीजिए यूपीए की गवर्नमेंट बन गई, तो वो क्यों बीजेपी का बजट मानेगी और उस बजट को कैंसिल कर देगी? यस, तो इसी दुविधाओं को दूर करने के लिए जब कभी चुनावी वर्ष होते हैं, 19, 2024, 2029, इन सभी वर्षों में क्या लाया जाता है? इंटरिम बजट। कुछ टाइम के लिए बजट लाया जाएगा, कुछ टाइम के लेखे जोखे की बात की जाएगी। अब मान लो कई बार क्या होता है कि भाई 1 फरवरी को आपका बजट पेश कर दिया गया, ठीक है, अब 1 अप्रैल को आपका एक्चुअल में बजट लागू होगा, तो कुछ टाइम के खर्चों को पूरा करने के लिए, कुछ टाइम के खर्चों को पूरा करने के लिए एक पावर होती है जिसको बोलते हैं ग्रांट इन एडवांस। पहले से ही दोस्तों खर्चे करने के लिए कुछ एडवांस में अनुदान मिल जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 116 में मेंशन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट एक तरीके से ग्रांट इन एडवांस है, जो कभी इलेक्शन ईयर या नॉर्मल ईयर में भी जितने टाइम के लिए खर्चा चाहिए करना है, जब तक फाइनली बजट पेश नहीं किया जा रहा, तब तक आप वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से इसको यहां पर कार्यरत कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दिस इज ऑल अबाउट दोस्तों बजट। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये आपने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आसानी से आपने समझ लिया इसको, तो समझ लिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी, और फाइनल बजट का डिस्कशन जब मैं आपके साथ करूं तो याद रखें इस वीडियो को सब बच्चे देख के आएंगे, ये मेरी आपसे यहां पे अपेक्षा रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच।